नमस्ते साथियों। मैं लालमोहन रजक, ऑथर का मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा तो होती है, लेकिन उसको ज़मीन पर, सतह पर उतारना चांद को हाथों में लेने के बराबर है। बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं। कुछ संस्थान का प्रयास भी सराहनीय है, मगर फिर भी वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही दयनीय है। और यह पूरे भारतवर्ष में है, जहाँ 67-70% की आबादी गांव में रहती है। स्कूल तो हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, शिक्षक भी हैं, बच्चे भी जाते हैं वहाँ, किताबें भी मुहैया कराई जाती हैं। वो सब कुछ अवेलेबल है जो एक स्कूल में, एक शिक्षण संस्थान में होना चाहिए। कुछ बुनियादी सुविधाओं की हो सकता है कमी हो, लेकिन इश्यू वह नहीं है। आज से 30-40 साल पहले अगर हम जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के बावजूद दो समूह के लोगों ने मिलकर शिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता को बनाए रखा था। एक तो अभिभावक जो बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजते थे, आज भी भेजते हैं, और वो शिक्षक पर भरोसा करते थे। मुझे याद है, जब मेरा दाखिला हो रहा था तो मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से रिक्वेस्ट किया कि मेरा वो दाखिला करा दें। करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक स्कूल विद्यालय हुआ करता था, और उस स्कूल के प्रधानाध्यापक जो थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जमींदारों के यहाँ शिक्षण का काम करते थे, उनके बच्चों को पढ़ाते थे। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो उनको सरकारी शिक्षण संस्थान में सरकारी नौकरी मिली, और अब के हमारे पंचायत में शायद वह पहला स्कूल था जो प्राथमिक विद्यालय कहलाता था। वहाँ के वो प्राचार्य, प्रधानाध्यापक बने, और उन्होंने 7वीं बोर्ड की परीक्षा शायद पास की थी, या फिर शिक्षा कितनी थी इसकी जानकारी कभी हुई नहीं। उनके पढ़ाने का तरीका, उनके अंतर्गत जो शिक्षक थे, उनके पढ़ाने का तरीका, और आज के सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई का स्तर है, उसमें
आसमान जमीन का अंतर था। उनको गुरुजी कहा करते थे। पैसे कम मिलते थे, वेतन काफ़ी कम था। हमारे स्कूल इंस्पेक्टर जो प्रखंड स्तर के होते थे, वह पूरे प्रखंड में घूम घूम कर स्कूल्स का निरीक्षण करते थे और वहाँ की गुणवत्ता को बनाए रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी। ऐसा नहीं था कि उसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलता था, नहीं। वह जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के अंतर्गत कार्य करते थे, वो ऑफिसर्स भी बड़े ईमानदार, स्ट्रिक्ट होते थे। शिक्षा से कभी उन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है, एक बहुत ही प्रसिद्ध अनुशासित ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे ब्लॉक में हुए। उनके समय में पूरे ब्लॉक ने कीर्तिमान स्थापित किया था। स्पोर्ट्स मीट किया गया था, जो आज किसी प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पूरे ब्लॉक के, प्रखंड के स्कूल के बच्चे वहाँ थे और एक सप्ताह या उससे अधिक प्रतिदिन वहाँ स्पोर्ट्स मीट हुआ। और हम लोग एक स्कूल की बिल्डिंग में रहते थे, कमरों में। खाना, रहना मुहैया कराया गया था। एक दिन खाने में कुछ गड़बड़ी हुई, देरी हुई या कमी हो गई। बच्चों ने शिकायत की। वो खुद आए, बीडीओ साहब खुद आए अपने परिवार के साथ। अपने सामने उन्होंने खाना चेक किया, खाने की क्वालिटी देखी। हम लोग सभी बहुत खुश थे। मुझे याद है, और मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, कि एक दिन टिफ़िन के टाइम में, जब बीच में रिसेस होता है, जब हम लंच का टाइम कह सकते हैं उसको, खाने के लिए बच्चे गए थे, टीचर भी। उसी दौरान स्कूल निरीक्षक, स्कूल इंस्पेक्टर का आगमन हुआ। वो बैठे थे। हमारे एक शिक्षक जो हमें गणित पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, उनके मन में क्या बात आई और उन्होंने निरीक्षक इंस्पेक्टर महोदय से कहा कि सर, एक लड़का है जो बहुत तेज है, वह मेधावी है, उसको आप गाइड करें तो बहुत अच्छा करेगा। मैथ्स में, साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मिलाओ और उसका टेस्ट लो। मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए गए और समय दिया गया। मैंने प्रश्नों का उत्तर लिखा और समय से पहले जमा कर दिया। शिक्षक ने और निरीक्षक महोदय ने देखा, बहुत खुश हुए। तब से व्यक्तिगत रूप से वो मुझे जानने लगे और जहाँ कहीं भी मुझे देखते, मेरा हाल चाल पूछते। क्लास 3 के आधार पर प्रखंड स्तर पर मेधावी शिक्षार्थियों का मेधावी छात्रवृत्ति की परीक्षा हुई, जिसमें प्रखंड लेवल पर मुझे अच्छा स्थान मिला। 5वीं में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ भी स्थान मिला, 2 साल स्कॉलरशिप मिले। 7वीं में गया, वहाँ भी मेधावी छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हुई।
किन्हीं कारणों से हम 45 मिनट लेट पहुँचे। और लेट पहुँचने का क्या कारण था कि जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, वो कंपनी जिसके अंडर वो स्कूल था, उसने समय पर गाड़ी मुहैया नहीं करवाई। प्रधान अध्यापक महोदय मिडिल स्कूल के, उन्होंने काफ़ी मेहनत की, गाड़ी आई, लेकिन हम लोग 45 मिनट लेट पहुँचे। बड़ी मिन्नतों से प्रवेश तो मिला, मगर हमारा रिज़ल्ट फेल कर दिया गया, रोक दिया गया। तो उस वक्त जो शिक्षा में गुणवत्ता थी, वह केवल इस वजह से थी कि शिक्षक बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ाते थे, अपने विषय के प्रति बहुत ईमानदार होते थे, और उनकी सराहना करने के लिए ऊपर के जो पदाधिकारी थे, वह भी उतने ही ईमानदार थे। अभिभावक शिक्षक को बहुत इज्जत देते थे और अपने बच्चों की ज़िंदगी, उनका भविष्य उनको बनाने के लिए उनके हाथों सौंपते थे। शिक्षकों को कम वेतन मिलता था, लेकिन समाज में उनकी इज्जत सर्वोपरि थी। अगर शिक्षक भूले भटके कभी गांव में आ जाते या घर में आ जाते, तो उनकी आवभगत ऐसे होती जैसे घर में देवी देवी देवता आ गए। हम दूर से ही देखकर उनको प्रणाम करते थे, दिल खुश हो जाता था। स्ट्रिक्ट भी होते थे, गलतियां करने पर सजा भी देते थे, लेकिन वो हमें कहते थे कि ये आपकी जीवन की सफलता के लिए ज़रूरी है, भलाई के लिए डिसिप्लिन, पैशन, ये बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त सरकारी विद्यालयों से निकले हुए बच्चे बहुत आगे बढ़े। आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े पदों पर वही आगे बढ़े। फिर दौर आया जब प्राइवेट स्कूल्स की स्थापना होने लगी। कुछ शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने लगे, उनकी गुणवत्ता तो बनी रही, लेकिन धीरे धीरे सरकारी स्कूल्स में शिक्षा की गुणवत्ता में कमतरी होती गई, कमी होती गई, वेतन बढ़ते गए। अभिभावक और शिक्षक के बीच में जो संवाद था, वह कम होता गया। शिक्षक और शिक्षार्थी, विद्यार्थी के बीच में जो आदर का भाव था, वह कम होने लगा। भौतिकता ने गुणवत्ता की जगह ले ली, और ये शिक्षक स्कूल्स में, क्लासेस में पढ़ाने के बजाय ट्यूशन्स, प्राइवेट में व्यस्त होने लगे। आज फिर समस्याओं का अंबार दिखता नज़र आता है। उसका कारण यह है कि पहले के जो शिक्षक सरकारी स्कूल्स में थे और आज के जो शिक्षक हैं, उनकी सोच में बहुत अंतर है। वेतन बहुत अच्छा है, रहन सहन भी बहुत अच्छा है। होता क्या है कि उन शिक्षक को भी पता है कि सरकारी विद्यालयों की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है, तो अपने परिवार को नज़दीक के शहर में बसा देते हैं, या फिर बच्चों को हॉस्टल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में डाल देते हैं। पहले ऐसा नहीं था।
जब हम पढ़ते थे तो शिक्षक के बच्चे भी उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते थे। इवन जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे वो भी उन्हीं स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी नज़र होती थी। आज यह माना जाता है कि जो गरीब है, जो साधन संपन्न नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, वही अपने बच्चे को सरकारी स्कूल्स में पढ़ा रहा है गांव में। और फिर बात आती है कि वह व्यक्ति जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस पे नहीं कर सकता, वह सक्षम कैसे हो सकता है। और अगर हम गुणवत्ता नहीं भी मेंटेन करें तो वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। यह जो स्थिति, मानसिक स्थिति बनी, जिसने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हाशिए पर रख दिया। वही शिक्षक जब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो वहाँ पूरी लगन से, मेहनत से पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर वो सही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। यह डर जो है वह उनके ईमानदार होने के लिए, सही पढ़ाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते रहने के लिए मजबूर करता है। वही शिक्षक जब कड़ी मेहनत करके, विषय का अच्छा ज्ञान रख के सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर सोच बदलने लगती है। ऐसा नहीं कि सभी शिक्षक ऐसे होते हैं, और शुरुआती दौर में तो सभी शिक्षक चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा ज्ञान उन्हें दिया जाए। लेकिन पात्र अगर सक्षम नहीं हो तो बहुत सक्षम शिक्षक भी अपनी ईमानदारी को बरकरार या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बरकरार नहीं रख पाता है। समस्या कहाँ है? यह जो आंगनवाड़ी और मिड डे मील की सुविधाएं जो दी गई, इन्होंने कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन किया। बच्चे स्कूल्स में आने तो लगे, उपस्थिति बढ़ी, ड्रॉप आउट्स भी कम हुए, लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी का ध्यान भटक गया। सुबह से लेकर दोपहर तक जब तक मिड डे मील मिल नहीं जाता तब तक सभी किसी न किसी रूप में व्यस्त रहते हैं। शिक्षक में से कुछ जो है उसको मैनेज करने में लगे रहते हैं। शिक्षण के अलावा भी बहुत सारे कार्य उनको ऐसे दे दिए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें एक बहाना मिल जाता है कि उनका इस्तेमाल शिक्षण कार्य के अलावा किया जा रहा है, तो उनका मनोबल गिरता है, या एक बहाना मिल जाता है कि हम तो बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। वहीं जो बच्चे, आज सही है कि जो बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल्स में, वो वही बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स या तो फीस पे नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूल्स के लिए, कि या फिर उनको सक्षम होते हुए भी अच्छे स्कूल्स तक पहुंचा नहीं पाते। फीस प्राइवेट स्कूल्स की तो पे कर लेंगे, लेकिन वहाँ रखना या वहाँ तक पहुँचाना और फिर उन विषयों का ट्यूशन देना, इसमें खर्च कई गुना बढ़ जाता है। चाहकर भी गांव के जो सक्षम, आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, वह भी इसमें पीछे हो जाते हैं। लेकिन आज समय बदला है। जो सक्षम हैं शुरू से ही अपने बच्चों को या तो शहर में रख करके अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, या फिर बोर्डिंग स्कूल्स में डाल देते हैं, या फिर नज़दीक के शहर में जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ भेजते हैं। आज तो गांव में भी, जो शहरों के नज़दीक के गांव हैं, वहाँ बसेस, स्कूल की बसें
या फिर ऑटोज़ या सुविधाएं होती हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी आबादी जो गाँव में रह रही है, सिर्फ इस वजह से कि सोच ऐसी डेवलप हो गई है कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, और अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न भी दी जाए तो शिक्षण संस्थानों का, शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस निडरता ने और नौकरी सुरक्षित हो चुकी है ऐसी सोच ने, और फिर तीसरी कि सरकार शिक्षण के अलावा बहुत सारे कार्य हमसे कराती है, इसकी वजह से एक कुंठा और शिक्षण से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उनके मन में यूनियनबाजी का डर, स्थानीय नेतागण का दबाव उन्हें रोकता है कुछ एक्शन लेने से, डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से वो पीछे हट जाता है। मेरी बात एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हुई आधे घंटे तक। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता हो, लेकिन जो शिक्षक हैं जिनको स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और उनको भी वोट बैंक की तरह ट्रीट किया जाता है, तो हम उन्हें अगर प्रेशराइज करते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो स्थानीय नेताओं के पास पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ से दबाव हम पर आता है और फिर हमें उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है, और फिर एक अधिकारी और शिक्षक के बीच में जो डिसिप्लिनरी रिलेशन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और हम भी हार कर बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रख कर। दूसरा है कि कुछ प्रदेशों में शिक्षकों की नियुक्ति में पंचायत स्थानीयता का ध्यान रखा गया, ऐसे ही पॉलिसी बनाई गई। मैं ऐसे एक स्टेट को जानता हूँ जहाँ पर शिक्षकों की भर्ती पंचायत लेवल में अवेलेबल ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स को, या जो महिलाएं वहाँ की थीं, उन्हीं में से चयनित किया गया। पंचायत ने जो फैसला कर दिया, लोगों ने बैठ कर के जो फैसला कर दिया कि यह फलां फलां जो है वो बेरोज़गार है, ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, उसको उसमें डाल दिया गया। अब उनकी संख्या स्कूल में ज़्यादा हो गई, सरकारी शिक्षक जो थे, जो नियुक्त थे, उनकी संख्या कम। अब जो सरकारी शिक्षक वहाँ पदस्थापित हुए, गुणवत्ता होने के बाद भी चूँकि उनका विरोध होने लगा, सहयोग नहीं मिला, जो स्थानीय शिक्षक थे जो उसी पंचायत के थे या अगल बगल के पंचायत के थे, जिनकी पकड़ स्थानीय राजनीति में भी थी, तो हम मनमानी करने लगे। मानदेय भी कम था, जिसकी वजह से भी उनके मन में कुंठा थी, और फिर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से उस राज्य में 8वीं तक ध्वस्त हो गया। मैंने कुछ शिक्षकों से बात की कि 9, 10, 11, 12 के लिए जो शिक्षक आते थे, भर्ती होती थी, वो स्टेट पीसीएस से सेलेक्टेड होते थे, बहुत ही काबिल। उन्होंने यह कहा कि 8वीं के बाद जब बच्चे 9th में आते हैं तो उनको
हमें 5वीं 6ठी के लेवल में ले जाके पढ़ाना पड़ता है, उससे भी नीचे, क्योंकि वहाँ कुछ पढ़ा ही नहीं उन्होंने, कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरह से उनका भी मनोबल गिरा, और जो शिक्षा देनी चाहिए थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वह मेंटेन नहीं हो पाई। किसी तरह से बच्चे पास होते गए और फिर बिना रीढ़ की हड्डी के एक ऐसे मनुष्य का निर्माण होता है जो खड़ा तो है मगर दौड़ नहीं सकता, खेल नहीं सकता, प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। अगर हम कहें कि प्राइवेट स्कूल्स में आज जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, और सरकारी स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, सेम डिग्री सर्टिफिकेट, 10वीं पास की, 12वीं पास की, और जब उनको एक साथ किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बिठाया जाता है तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। द बेस्ट पब्लिक स्कूल्स जो इंडिया में हैं, वहाँ के बच्चे जब निकलते हैं तो उनमें बेरोज़गारी दर लगभग शून्य होता है। वहीं पर जब सरकारी स्कूल से बच्चे निकलते हैं 12th करके और आगे बढ़ते हैं, फिर समय आता है जब वो रोज़गार की तलाश में रहते हैं तो उनकी बेरोज़गारी का दर 60-70% तक होता है। और फिर वहाँ यह भी तय करता है रोज़गार को कि उसने साइंस लिया है 10th के बाद, या आर्ट्स लिया है या कॉमर्स लिया है। सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चे जो 10th कर लेते हैं, 90% उसमें आर्ट्स ले लेते हैं। एक 10+2 स्कूल के कॉमर्स के टीचर का अपॉइंटमेंट होता है और उस कोर्स के लिए केवल 6 बच्चे होते हैं, जबकि वहीं आर्ट्स में सैकड़ों बच्चे हैं, साइंस में गिने चुने बच्चे हैं। तो पिछड़ापन कहाँ हो रहा है? जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, डेवलपमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, तो आज एम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में है? साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है, स्टेम में है, स्टीम बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में रोज़गार ज़्यादा है। जब तक हम साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, कंप्यूटर के एजुकेशन में गुणवत्ता नहीं लाते, तब तक रोज़गार से हम जोड़ नहीं पाएंगे। तो आज स्थिति ऐसी है कि हम बेरोज़गारों की फ़ौज जमा कर रहे हैं। हर साल 15 लाख के आसपास में इंजीनियर्स ग्रेजुएटेड होकर के निकलते हैं, बट उनमें एम्प्लॉयबिलिटी कितनी होती है? 60% एम्प्लॉयबिलिटी एज पर रिकॉर्ड है। कुछ सीईओज ने तो यहाँ तक कहा कि केवल 25% ही इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल हैं एमएनसीज में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में। बाकी 75% वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। बट अगर हम ओवरऑल माने, ओवरऑल 60% इंजीनियर्स हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, बाकी 40% के पास केवल सर्टिफिकेट है। होता क्या है? किसी तरह से सरकारी स्कूल्स में अगर शिक्षा प्राप्त कर ली, 10th तक या 12th कर भी लिया, तो जब वो हाईली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भर्ती के लिए, दाखिला के लिए, तो वहाँ बहुत कम लोग जा पाते हैं। उसके उलट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत ही क्वालिटेटिव हैं, वहाँ के बच्चों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। तो हम किस तरह से इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे, अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम गांव के स्कूल्स में
सरकारी स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन ला पाएंगे? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है, या फिर कुछ संस्थान आगे आ सकते हैं? इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेशनिस्ट्स इस देश के राजनीति से इतर, वोट बैंक की राजनीति से अलग हटकर, क्या हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जोड़ पाएंगे? अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। मैं लाल मोहन रजक, ऑथर कम मोटिवेशनल स्पीकर।